गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन 1 में। लेसन 1 में हमने कल जो मानव और स्वास्थ्य है उसको पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने मोटापे को पढ़ लिया था कि मोटापा जो होता है वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब रक्तचाप की, जिसे हम ब्लड प्रेशर या शॉर्ट में बीपी कह देते हैं, जो आपने बहुत बार नाम में सुना है। घरों के अंदर भी हमारे कई सदस्य घर में ऐसे होते हैं जिनमें बीपी हाई या लो होता रहता है। गुस्सा वगैरह आने से बीपी हाई हो जाती है, ये हमने बहुत बार सुना है। बीपी होती क्या है इसकी बात करते हैं। रक्तचाप बोलते हैं जो धमनी होती है, इन धमनियों के अंदर क्या होता है, रक्त प्रवाहित होता है। मान लीजिए मैं रक्त को ऐसे बना रहा हूँ, ये रक्त जो है ये प्रवाहित हो रहा है। तो जो रक्त वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ यानी कि जो धमनी होती है, इस धमनी के अंदर जो ये रक्त होता है, ये रक्त इस धमनी की दीवार के ऊपर क्या डालता है, दाब डालता है। क्या डालता है, दाब डालता है। इस दाब या दबाव को ही हम क्या कह देते हैं, बीपी कह देते हैं। दोबारा सुनिएगा, जो धमनी होती है जिसके अंदर रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, जिनमें रक्त बहता है, वो क्या करती है, इसे जो रक्त वाहिका होती है इसकी भित्ति के ऊपर क्या डालती है, बहते हुए दाब या दबाव डालती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, बीपी कह देते हैं। बीपी जो होता है, अगर हम किसी व्यक्ति का बीपी मापते हैं तो वो दो रूपों में मापा जा सकता है। एक तो होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। जैसे कि आपने देखा हो, बीपी का जो मान होता है वो जैसे हम ऐसे लिखते हैं 120/80। तो 120 जो होता है इसे mmHg बोलते हैं आगे। तो जो 120 होता है ये सिस्टोलिक रूप होता है और जो 80 होता है ये डायस्टोलिक रूप होता है। किसी भी बीपी को मापते हैं तो उसमें दो संख्याएं आती हैं। इनमें एक संख्या जो होती है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, दूसरी जो संख्या होती है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक जो होती है ये वो संख्या होती है जब धमनी जो होती है, इस धमनी के अंदर जो रक्त होता है वो बहता है, यानी कि जो हृदय होता है ये हृदय संकुचित होता है और संकुचित होने से हृदय से जो रक्त होता है वो किस में आता है, धमनियों में। धमनियों से अंगों की ओर जाता है। तो इस समय क्या होता है, हृदय संकुचित होता है। जब हृदय संकुचित होता है तो हृदय से रक्त बहकर कहाँ की ओर जाता है, शरीर के आंतरिक अंगों की ओर जाता है। और तब जो दाब पड़ता है भित्ति के ऊपर, रक्त वाहिका की भित्ति के ऊपर, तब जो दाब पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक क्या होता है, तो इसकी हम बात करें कि जब हृदय जो होता है ये संकुचित होने के बाद में वापस क्या होता है, शिथिल होता है। शिथिल का मतलब वापस क्या होता है, फैलता है। और फैलता है तो जो धमनियाँ वगैरह होती है इनसे होकर जो रक्त होता है वो अंगों से वापस किस में जाता है, हृदय में जाता है। तो इस समय जो धमनी की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक जो होता है इसका अधिकतम पारा 90 से 120 ml हो सकता है और जो डायस्टोलिक होता है इसका पारा 60 से 80 ml हो सकता है। 90 से कम या 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इधर 60 से कम या 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके आधार पर हम रक्तचाप जो होता है इसके बारे में और बात कर लेते हैं। रक्तचाप जो होता है इसको मापने का जो यंत्र होता है इसे हम बोलते हैं रक्तचाप मापी, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्फाइग्नो मैनोमीटर।
मैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कंपटीशन एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है रक्तचाप मापी को, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे रक्तचाप मापी। स्फाइग्नोमैनोमीटर बोलते हैं इसको, थोड़ा ध्यान देना। 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रक्तचाप को मापा था। और इन्होंने जो रक्तचाप मापा था वो किस में मापा था? घोड़े में मापा था। घोड़े के अंदर सबसे पहले रक्तचाप मापा गया, जो किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने। सन 1733 की बात है। इसके बाद में सन 1983 में जो कापलन नामक वैज्ञानिक है, इन कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था, रक्तचाप के बारे में बताया, रक्तचाप को परिभाषित किया। तो ये दो वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। स्टीफन हेल्स जो है, इन्होंने रक्तचाप मापा था सबसे पहले, और किस जानवर में मापा? आपसे ये पूछा जाए कंपटीशन एग्जाम में तो आप बताएंगे घोड़े में मापा था। अगली बात करें, जो रक्तचाप है इसको परिभाषित किसने किया, तो आप बताएंगे कापलन नामक वैज्ञानिक ने। अब हम बात करते हैं, आपने जो दो नाम सुने, दो प्रकार के रक्तचाप सुने, एक तो होता है निम्न रक्तचाप और एक होता है उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप को आपने लो बीपी कहा था और उच्च रक्तचाप को आपने हाई बीपी कहा था, या आप कहते हैं। निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आंकड़े हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, अगर इन आंकड़ों से कम बीपी का मान हो जाता है, या जो धमनियों में जो दबाव है, ये दबाव इन आंकड़ों से अगर कम हो जाता है, यानी 90 से या 60 से कम हो जाता है, तो इसे हम लो बीपी कहते हैं। अगर इनसे ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप जो होता है, इसमें रक्त का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो तेज़ी के साथ होता है। जो धमनियों में रक्त बहता है वो बहुत तेज़ी से बहता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, तो जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों या अंगों में ऑक्सीजन व जो पोषण होता है या पौष्टिक आहार होता है वो नहीं पहुंच पाता है। और नहीं पहुंच पाने के कारण जो इंद्रियां होती है, इनके जो उत्तक होते हैं, ये क्या होने लगते हैं? क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये और हो सकता है कि ये स्थायी रूप से भी क्षतिग्रस्त हो जाए बाद में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? निम्न रक्तचाप। आगे हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप की। तो उच्च रक्तचाप जो होता है, इसमें रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है, और ये तब होता है जब हम चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या हो सकती है, भ्रम के कारण ऐसा हो सकता है, या मान लीजिए हमने कोई चीनी मसाले ज़्यादा खा लिए, या मैदे से बने पदार्थ खा लिए, या अधिक भोजन कर लिया, आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया हमने। खानी 2 रोटी होती है, हम 5-6 खा लेते हैं। उसके बाद में यदि हम तेल, घी, अचार, मतलब जो इनका अधिकता से अगर हम इनका क्या करेंगे, सेवन करेंगे, तो इससे क्या हो सकती है? हाई बीपी हो सकती है। या हम क्या करें कि जो शराब है उसका सेवन करें, उससे भी बीपी हाई हो जाती है। या व्यायाम के बिना हम जीवन जो है वो व्यायाम के बिना ही गुजार दें, या मतलब सुबह होते ही हम व्यायाम न करें, तो या व्यायाम के अभाव से भी क्या हो सकता है? हाई बीपी हो सकता है। तो इन बातों का आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। इन कारणों से क्या हो सकती है? बीपी हाई हो सकती है। तो बीपी हाई होती है, तो इसको रोकने के लिए, बीपी हाई को या बीपी को बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या उपचार या क्या तरीके अपना सकते हैं, तो उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमें जो है ऐसे मरीज जो हैं, जो आपके घर में भी सदस्य ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए? पोटेशियम युक्त जो भोजन है,
पोटेशियम युक्त भोजन जो है इसको ज़्यादा लेना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए भोजन में। और जो डिब्बे में पैकिंग आती है, डिब्बे में बंद सामग्री आती है, जो हम बाहर से घी वगैरह या दूध वगैरह या जो भी हम ग्रहण खरीदते हैं, डिब्बे के अंदर जो बंद होती है, उन सामग्री का प्रयोग हमें ऐसे मरीजों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भोजन होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए, यानी कि हमें दूध पीना चाहिए। और मैग्नीशियम जो है इसकी मात्रा भी हमें क्या करनी चाहिए, संतुलित करनी चाहिए। मैग्नीशियम भी भोजन के अंदर होना चाहिए। रेशे युक्त जो पदार्थ होते हैं, जिनमें रेशे होते हैं, रेशे युक्त जो पदार्थ होते हैं उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे ताज़े फल होते हैं, इनमें रेशे ज़्यादा होते हैं, तो हमें ताज़े फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। इसके अलावा जो वानस्पतिक डालडा घी है या मांस है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनको भोजन में नहीं लेना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। इस नियमित व्यायाम करने से भी बीपी लो हो सकती है, मतलब बीपी जो है वो अब सही हो सकती है, हाई नहीं होगी। नियमित व्यायाम करना चाहिए। ये हो गई बात रक्तचाप की। अब आगे बढ़ते हैं हम नशीले पदार्थ। लेसन का अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ। आजकल आप देख रहे हैं जो समाज है इसमें जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं या बड़े हैं, जो पुरुष हैं, ये नशीले पदार्थों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नशीले पदार्थ होते क्या हैं? आप कहेंगे कि नशीले पदार्थ वे होते हैं जो नशा उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में। सही बात है आपकी, लेकिन नशा जो होता है ये करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आनंद की अनुभूति होती है, मज़ा आता है नशा करने में। जो शरीर होती है उसमें भ्रामकता उत्पन्न होती है। भ्रामकता का मतलब आपने देखा होगा कि जब भांग वगैरह पी ली जाती है तो एक व्यक्ति के 2 व्यक्ति दिखाई देने लगते हैं, 3 दिखाई देने लगते हैं। ये जो भ्रामकता उत्पन्न होती है, इसी भ्रामकता को उत्पन्न करने के लिए या आनंद की अनुभूति करने के लिए है क्या जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नशीले पदार्थ कहते हैं। तो आप परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो आनंद का भ्रम या भ्रामकता उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नशीले पदार्थ कहते हैं। और ये शरीर पर क्या करते हैं? कुप्रभाव डालते हैं। शरीर पर क्या डालते हैं? कुप्रभाव डालते हैं। इन बहुत नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को। तो हम इसी प्रकार समाज के अंदर जो प्रचलित नशीले पदार्थ हैं उन नशीले पदार्थों की बातें करते हैं। तो पहला जो नशीला पदार्थ है उसको हम बोलते हैं गुटखा। गुटखा जो होता है ये सुपारी के टुकड़ों, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वृक्क आदि का बना हो सकता है। जो गुटखा होता है ये इन सभी के मिश्रण से तैयार होता है। और कुछ गुटखे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर तंबाकू भी डाला जाता है। महिलाएं, बच्चे ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करती हैं, ज़्यादातर क्योंकि पाउच संस्कृति के कारण। पाउच का मतलब होता है पैकेट में आता है। आपने कई प्रकार की पुड़िया देखी होंगी गुटखों की। तो ये जो पाउच संस्कृति है, पाउच के कारण ये क्या है, आसानी से सभी जगह गाँव में भी उपलब्ध हो जाता है, जगह जगह पे उपलब्ध है और लोग इसको खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। गुटखा जो होता है इसके कुछ कुप्रभाव होते हैं। इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव जो है ये है, पहला, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। एक प्रकार का रोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति का जो जबड़ा होता है वो अच्छे से खुल नहीं पाता, क्योंकि जब हम गुटखा खाते हैं तो उससे सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग भी हो सकता है। इसके अलावा जो जबड़ा होता है उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने से क्या होता है, जबड़ा आसानी से अच्छी तरीके से खुले नहीं पाता है। इसे हम क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो
संश्लेषित खुशबू, मैंने आपको बताया संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं जो कृत्रिम रूप से निर्मित होते हैं, इन संश्लेषित खुशबू या पदार्थों के अंदर कई कैंसर जनक पदार्थ होने की संभावना होती है। कैंसर जनक पदार्थ होने की संभावना होती है जिनसे कैंसर हो सकता है। तो ये कुप्रभाव हैं गुटखे के, जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले नशीले पदार्थ की बात करते हैं। अगला नशीला जो पदार्थ है वो है तंबाकू। टोबैको बोल देते हैं इंग्लिश में। तंबाकू जो होता है, आपने देखा है तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादातर हमारे गाँव में, भारत के गाँवों में यहाँ पे होके के रूप में ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा चिल्लम वगैरह पीते हैं, उसमें भी तंबाकू होता है, या अन्य जो पुड़िया वगैरह आते हैं गुटखे के, उसमें भी तंबाकू हो सकता है। तंबाकू जो होता है, इसका जो एक प्रकार का पादप होता है, पादप का नाम होता है तंबाकू। इसका पादप का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है निकोटिएना टोबेकम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तंबाकू का जो वानस्पतिक नाम है ये क्या है, तो आप बताएंगे निकोटियाना टोबेकम। और ये जो पादप होता है, इस पादप की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों से क्या प्राप्त किया जाता है, तंबाकू प्राप्त किया जाता है। तंबाकू का जो ये पादप होता है, इसे सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। सोलेनेसी कुल का पादप है। अगर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू जो है किस कुल का पादप है, तो आप बताएंगे सोलेनेसी कुल का पादप है। और इसका वानस्पतिक नाम जो होता है वो निकोटियाना टोबेकम में होता है। आगे बढ़ते हैं, जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं पादप की, इस पत्तियों के अंदर 1 से 8% निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। हम सबसे पहले एल्केलॉइड की बात करते हैं। एल्केलॉइड क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो नशे को या भ्रामकता को उत्पन्न करते हैं। एल्केलॉइड जो होते हैं, इन्हीं पदार्थों के कारण किसी भी पदार्थ में, अन्य पदार्थ में नशा हो सकता है। जैसे तंबाकू होते हैं, इससे नशा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एल्केलॉइड होते हैं। इसी प्रकार जो भांग होती है, या मान लीजिए गुटखा होता है, अफीम जो होता है, अफीम के अंदर भी एल्केलॉइड होते हैं। तो ये एल्केलॉइड जो होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो नशा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, वो 1 से 8% होता है। जो तंबाकू होता है, इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो आप बताएंगे निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। आगे सुनिएगा कि हम इसके कुप्रभावों की बात करते हैं। कुप्रभाव क्या क्या होते हैं तंबाकू के, तो आप बताएंगे कि तंबाकू का अगर निरंतर संपर्क में रहें तंबाकू के, तो हम मुंह, जीभ या गले व फेफड़ों से संबंधित क्या हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। फेफड़ों से संबंधित कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा जो निकोटीन होता है, जो इसमें निकोटीन एल्केलॉइड होता है, ये क्या करता है कि हमारी जो धमनी होती है, इस धमनी को मोटा कर देता है। और जैसे ही धमनी मोटी हो जाती है, तो जो रक्त प्रवाह का जो मार्ग होता है वो संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है। पहले तो इतने में से रक्त बह रहा था, अब इतने में से बह रहा है। तो रक्त का जो प्रवाह हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दीवार जो होती है धमनी की, ये मोटी हो जाती है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर गर्भवती महिलाओं द्वारा इसका यूज लिया जाता है, तंबाकू खाया जाता है या उपयोग में लिया जाता है गर्भवती महिलाओं द्वारा, तो इससे बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चा जो होता है उसके विकास की जो गति होती है वो मंद हो जाती है, उस पर अन्य शारीरिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जो सिगरेट का धुआं होता है, सिगरेट बीड़ी जो होती है, इनमें भी तंबाकू, आपने देखा होगा तंबाकू होता है।
सिगरेट जो होता है इसमें जो धुआं होता है, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, ये गैस निकलती है सिगरेट के धुएं से, और ये गैस क्या करती है कि हमारे शरीर में जाके जो आरबीसी होती है उसको नष्ट कर देती है, नष्ट करने लग जाती है या नष्ट कर देती है, जिससे रुधिर में क्या होता है कि ऑक्सीजन परिवहन क्षमता जो होती है ये कम हो जाती है। ऑक्सीजन परिवहन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने बात की तंबाकू की। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मदिरा की। शराब जिसको हम बोल देते हैं या इसे अल्कोहल बोल देते हैं, एक ही बात है। मदिरा क्या होती है कि मदिरा में नशे का जो कारण होता है, मदिरा शराब आपने देखी होगी, जितने भी प्रकार की मदिरा होती है, चाहे वो बियर हो, विस्की हो, ब्रांडी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की, उसमें जो नशे का कारण होता है वो होता है एथिल अल्कोहल। जैसे अफीम में, तंबाकू में एल्केलॉइड पाए जाते हैं, वैसे शराब के अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। इसे हम एथेनॉल भी कह सकते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। इसके कारण क्या होता है, शराब जो होती है उससे नशा होता है। विभिन्न प्रकार की शराब के अंदर ये इसकी मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। बियर है उसमें अलग परसेंटेज होते हैं एथिल अल्कोहल के, ब्रांडी विस्की में अलग अलग परसेंटेज इनके होते हैं। इसके जो कुप्रभाव हैं वो लगभग आप जानते भी होंगे, आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा भी होगा जो मदिरा पीते हों, सेवन करते हों। तो कुप्रभाव जो होते हैं इसके ये होते हैं कि जो मदिरा होती है, शराब जो होती है, इसका सेवन करने से, इसका सेवन जब हम करते हैं तो ये जो एथिल अल्कोहल होता है, ये एथिल अल्कोहल सीधे हमारे यकृत में जाता है, और यकृत की कोशिकाएं क्या करती है, इस अल्कोहल को किस में चेंज कर देती है, एसीटैल्डिहाइड में चेंज कर देती है। एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड जो होता है ये एक विषैला पदार्थ होता है जो यकृत की कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो अल्कोहल का जो प्रभाव होता है, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। सामंजस्य व नियंत्रण जो होता है कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे व्यक्ति शराब पीता है उसके बाद में लड़खड़ा के चलता है, यानी उसका कंट्रोल अपनी बॉडी पे नहीं रहता है। तीसरी हम बात करें कि स्मरण क्षमता में कमी आती है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो शराब पीते हैं उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि उन्होंने शराब पीने के पश्चात क्या क्या ड्रामा किया या क्या क्या किया, तो स्मरण क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसमें। अगली बात करें तो शरीर के अंदर वशीय यकृत रोग हो सकता है, और जो प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इस पे भी प्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा होगा जो शराब पीते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जो पैसे होते हैं, धन जो होता है उसकी कमी आ जाती है, क्योंकि वो अपना धन सारा शराब के ऊपर लगा देते हैं। और उसी के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी क्या होती है, कम होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हम जो शराब पीता है उसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं, तुच्छ नज़रिए से देखते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है उसकी कम हो जाती है, उसका मान सम्मान जो होता है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है, उसकी कोई कदर या मान सम्मान उसको नहीं देता है। आगे हम बात करें अफीम की। अफीम जो होता है, ओपियम बोलते हैं इसको। अफीम जो होता है ये भी एक प्रकार का पादप होता है जिसका वानस्पतिक नाम होता है, वानस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। वानस्पतिक नाम अफीम का पेपेवर सोमनिफेरम। इस पादप ये जो पादप होता है इसमें फल होता है, और इसके कच्चे फल से क्या करते हैं, एक दूध प्राप्त होता है,
और इस दूध को जब हम सुखाते हैं तो इस सुखाने से क्या बनता है, अफीम का निर्माण होता है। अफीम जो होता है ये पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है। इस दूध के अंदर लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं, कम से कम 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। ये जो एल्केलॉइड होते हैं इनकी बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से कुछ एल्केलॉइड जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है। निकोटीन तंबाकू में भी होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा सोमनिफेरिन है, पेपेवरिन है। ये कुछ प्रमुख एल्केलॉइड इसमें पाए जाते हैं। जो मॉर्फिन और कोडीन जो एल्केलॉइड होता है, इस मॉर्फिन और कोडीन एल्केलॉइड का जो उपयोग होता है ये दर्द निवारक दवा बनाने में भी किया जाता है। जो दर्द निवारक दवा होती है उसमें भी इस एल्केलॉइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे दर्द का अनुभव व्यक्ति को नहीं होता है। इसलिए इसकी दवाएं गोलियां बनाने के लिए क्या करते हैं, दर्द निवारक गोलियां बनाने के लिए मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग करते हैं। और मॉर्फिन कोडीन के कारण ही अफीम की क्या की जाती है, खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी का जो माहौल होता है, इस गम या खुशी के माहौल में जब कोई मर जाता है या कोई शादी विवाह होता है तो उस समय अफीम की मनुहार की जाती है। अफीम की मनुहार का मतलब होता है कि अफीम बांटी जाती है, अफीम पिलाई जाती है। जितने भी वहाँ लोग मेहमान आए होते हैं उनको अफीम दी जाती है, तो इसे अफीम की मनुहार की प्रथा कहते हैं। और ये कई ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, जो कि एक गलत है। अफीम जो होता है ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अफीम जो होते हैं इसके जो कुप्रभाव या दुष्प्रभाव जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिएगा कि इसमें प्रश्न आता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में अफीम